नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ख्याल रखें। तो साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज से हम लोग फिर से अपने क्लास को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह बात कर लेंगे कि अब से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और आज से हम लोग किस चैप्टर पे बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। और जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग यहाँ पर इतिहास एवं यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं। तो हम लोग इतिहास में किस किस चैप्टर पे बात कर लिए थे, सबसे पहले उसके बारे में ब्रीफ में जान लेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कलम और कॉपी निकाल लें और हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलें, ताकि आपको एक लंबे समय तक याद रहे। और लंबे समय तक नहीं तो कम से कम जेआरएफ पास करने तक तो याद रहे ही, इतना तो याद करना आपको ज़रूरी है। तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, साथ में यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी हम लोग करते हैं। तो पेपर 1 में हम लोग चूँकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें लगभग मैंने सारे टॉपिक पे बात किए थे, लेकिन अब हम लोग एक नए सिरे से फिर से उसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे एंशिएंट हिस्ट्री, हमने पूरा पढ़ा था। मैंने आपको कहा भी था केसी श्रीवास्तव को आप फॉलो कीजिएगा, साथ में झायंत श्रीमाली को फॉलो कीजिएगा, डीएन झा को कर सकते हैं, आरएस शर्मा को कर सकते हैं, और भी किताबें मैंने बताई थी। उसके बाद हमने मेडिएवल स्टार्ट किया था। मेडिएवल में मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था और आज हम लोग मेडिएवल के ही दूसरे हिस्से को पढ़ने वाले हैं, जिसे मुगल इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिना देर के हुए आप लोग हेडिंग दे दीजिए मुगल इंडिया, और उस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, जैसे ही हम लोग मेडिएवल इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में मोटा मोटी दो चीज़ आता है। एक तो दिल्ली सल्तनत का पार्ट आना चाहिए और दूसरा हमारे पास मुगल इंडिया का पार्ट चल करके आता है। लेकिन क्या इन्हीं दोनों को पढ़ने से पूरा मेडिएवल इंडिया कवर हो जाएगा? तो नहीं, लेकिन आप इतना कह सकते हो कि मोटा मोटी यदि इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो मुगल इंडिया जो मेडिएवल इंडिया जो है लगभग हम लोग कवर कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों के कॉन्टेम्प्ररी और कई बार पीछे कई बार आगे साथ में चल रहे हैं रीजनल डायनेस्टीज़। ठीक है, रीजनल डायनेस्टीज जो चल रहे हैं, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो, उन सभी को भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो भी मध्यकालीन भारत का ही हिस्सा है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया को ही पढ़ करके मध्यकालीन भारत को कवर किया जा सकता है। लेकिन आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि यदि इन दोनों हिस्सों को कवर करें तो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस का या फिर मध्यकालीन भारत के सिलेबस का एक बड़ा सा हिस्सा कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज से बात करने वाले हैं मुगल इंडिया पे। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत पे बात कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में कुछ लेक्चर छूट गए हैं, तो आप हमें याद दिला देना कमेंट सेक्शन में किस पार्ट पे हमने नहीं लिया था लेक्चर, उस पर हम लोग लेक्चर कर लेंगे। तो आप आज हेडिंग दे दीजिए मुगल इंडिया, और जो हिंदी में पढ़ते हैं वह मुगल कालीन भारत लिख सकते हैं। मुगल इंडिया, तो आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी डायनेस्टी के बारे में या किसी भी पीरियड के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो उसके 4-5 आयाम को जब आप पढ़ लीजिएगा एक क्रमबद्ध तरीके से, तब वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें मुगल इंडिया पढ़ना है तो हम लोग पहले मुगल इंडिया के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज क्या होता है कि मुगल इंडिया पर अध्ययन करने के लिए हमारे पास किस प्रकार के स्रोत हैं। तो स्रोत बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं और फॉरेन अकाउंट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल डायनेस्टी। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ सकते हैं
सारे राजाओं के बारे में, जैसे यहाँ पर बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशन किए और कहाँ कहाँ अपना अंपायर फैलाया और किस राजा के साथ उनकी कहाँ पर लड़ाई हुई। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल हिस्ट्री के बारे में, यानी मुग़ल काल के दौरान जो कल्चरल हिस्ट्री रहा है उसके बारे में। कल्चरल हिस्ट्री में हम लोग रिलीजन को भी पढ़ लेंगे कि रिलीजियस कंडीशन क्या रहा है मुग़ल इंडिया में। उसके बाद हम लोग सोशल कंडीशन को पढ़ेंगे। सोशल कंडीशन में हम लोग उस समय के महिलाओं की क्या स्थिति रही है, क्या केवल जो राजा थे उसके साथ साथ रानियां भी क्या थी, जैसे रजिया सुल्तान अपने दौर में थी। उसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं कि इस दौरान जो आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसमें महिलाओं का क्या रोल रहा है। उसके अलावा क्या उस समय कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं। क्लास सिस्टम तो सभी दौर में रहा है, तो क्लास सिस्टम था तो किस तरीके से था, कौन कौन सा वर्ग उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। समाज सोशल सिस्टम में और भी नई चीज़ें और भी कई आयाम हो सकते हैं, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक हम लोग मिसलेनियस पार्ट को पढ़ेंगे। मिसलेनियस पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें सब कुछ मिक्स कर करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा एक पार्ट और जो छूट गया था हमसे, वो है इकोनॉमिकल पार्ट। बिकॉज इकोनॉमिकल पार्ट को पढ़े बगैर हम लोग किसी भी पीरियड के इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। चाहे कोई भी पीरियड हो, चाहे कोई भी राजा रहा हो, उसको समझना हो तो उसके इकोनॉमिकल हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज इकोनॉमिकल हिस्ट्री ही तय करता है कि उस दौर में आर्ट का डेवलपमेंट कितना होगा, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कितना होगा, कला का डेवलपमेंट कितना, कला तो मैंने बोल ही दिया, लिटरेचर का डेवलपमेंट कितना होगा। ये तमाम सारे चीज़ जो हैं उस समय के इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल इंडिया। तो मुग़ल इंडिया में बारी बारी से हम लोग इसी को बेस बना करके पढ़ेंगे। तो ये मैप आप ध्यान में रखना, इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। और यहीं पर नहीं, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो इसको ही, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आप लगभग उस टॉपिक के सारे आयाम को कवर कर लेंगे और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल इंडिया को। मुग़ल इंडिया में स्टार्ट करेंगे हम लोग सोर्सेज को। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, क्या हेडिंग दीजिएगा? मुग़ल कालीन भारत का अध्ययन करने के लिए स्रोत या अध्ययन के स्रोत। हम लोग हेडिंग दे देते हैं सोर्सेज फॉर मुग़ल इंडिया। आप लिखिएगा सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मुग़ल इंडिया। हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया कि पहला जो सोर्स होता है उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। हिंदी में जो पढ़ते हैं वह पूरा तात्विक स्रोत लिख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सोर्स होता है उसे हम लोग लिटरेरी सोर्स कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेस। इसे हम लोग हिंदी में साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और तीसरा हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स होता है। फॉरेन अकाउंट्स क्या होता है? किसी भी पीरियड में या किसी भी राजा के शासन काल के दौरान कोई भी फॉरेन ट्रेवलर बाहर से जब चल कर के आते हैं और जाने के दौरान या रहने के दौरान वह उस राज्य के बारे में, उस किंग के बारे में, उस किंगडम के बारे में, उस स्टेट के बारे में यदि कोई भी चीज़ किसी भी बुक के फॉर्म में लिखते हैं तो वह आगे चल करके हमारे लिए सोर्स का काम करता है, जिसे हम लोग इतिहास में या सोर्स की भाषा में फॉरेन अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप इन दोनों को मिटा लें। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या हमने एंशिएंट इंडिया की जब शुरुआत की थी तब मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फॉरेन अकाउंट्स क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत पहले बात कर चुके हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हो, यदि आप पहली बार हैं तब। नहीं तो आप पहले से जुड़े हुए हैं तब आपको पता होगा, और नहीं पता है तब आप भी जाकर वहाँ से देख सकते हो।
तो अब आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, क्या हेडिंग देंगे? साहित्यिक स्रोत, अंग्रेजी में लिख लें लिटरेरी सोर्सेज। आप दिखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं तो आप उसको सुनकर काम चला सकते हो, ठीक है, पर उतना भी खराब नहीं है कि आप देख नहीं सकते हो। चलिए, तो हम लोग यदि बात कर लें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सोर्सेज चूँकि उसी क्रम में होंगे, जब हम लोग मुग़ल काल के पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो चूँकि मुग़ल काल का पॉलिटिकल हिस्ट्री बाबर के आक्रमण से शुरू होता है 1526 से। यहाँ पर 1526 में कौन सी लड़ाई होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाबर की एक लड़ाई होती है यहाँ के लोदी वंश के किसी शासक के साथ, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना उस शासक का नाम और उस लड़ाई को हम लोग किस लड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक, इस लड़ाई के बाद तय हो जाता है कि भारत पे किसका शासन होने वाला है। तो उस लड़ाई में बाबर जीत जाते हैं और वहीं से तय होती है कि अब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह मुगलों के द्वारा देखी जाएगी। ठीक है, तो बाबर यहाँ पर शासन में पहली बार लॉन्च होते हैं इंडिया में। तो हम लोग जब सोर्स पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ेंगे बाबर के बारे में, उसके बाद फिर बाबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद हम लोग पढ़ेंगे शायद अकबर के बारे में, अकबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीचे दिख रहा है आपको शाहजहां के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, सॉरी अकबर के बाद जहांगीर है ना, हाँ, फिर शाहजहां और उसके बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद औरंगजेब से लेकर के 1857 के बीच के जो शासक हैं पोस्ट मुग़ल, ठीक है, पोस्ट मुग़ल नहीं कहेंगे, हाँ कह सकते हैं परवर्ती मुग़ल शासक जो रहे हैं औरंगजेब के बाद, उनके बारे में हम लोग एक अलग सीरीज कर करके पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पर 10-15 शासक हैं और 10-15 शासक का सही बात बताऊँ तो मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है, तो वो देख करके बताना होगा। तो अभी चूँकि उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। याद था जब मैं पढ़ता था तो रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दराज, ये बहुत तरह के शासक यहाँ पे, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह सेकंड, ये सब यहीं पे आते हैं, फ़ारुख सियर वगैरह। ठीक है, तो हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे तो इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सोर्सेज को स्टार्ट करते हैं। इसको बस यूं ही हम लोग थोड़ा सा समझ लिए, दिमाग में बस इसको आप एक बार रखना। तो पहले सोर्सेज का नाम लिखिए, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। अब वीडियो का डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, चूँकि मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा मतलब मैं चाहता हूं कि कोई भी कंटेंट छूटे नहीं और मैं आपको डंडी नहीं मार सकूं। तो जो कुछ भी मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ा दूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बाकी यूट्यूब पे जो वीडियो उपलब्ध हैं उसके तुलना में, तब आपको पसंद होगा तब आप देख सकते हैं, नहीं पसंद होगा तो आप नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन यह वादा है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चाय वाय लेकर आप बैठ सकते हो। तुजुक ए बाबरी, इस किताब को आप लोग जानते हैं लेकिन दूसरे नाम से जानते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका? बाबरनामा। क्या नाम है इसका? बाबरनामा। तो बाबरनामा जैसे ही मैं बोलूं तो याद रखना, नामा का मतलब क्या होता है? रचना। ठीक है, रचना, प्रशंसा में, बाबर की प्रशंसा में इसको ही रचना की गई है। ठीक है, किसने किया है? तो बाबर ने ही किया है, इसीलिए इसका नाम बाबरनामा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुजुक ए बाबरी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल आएंगे कि बाबरनामा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, आप कंफ्यूज्ड मत होना। तो बाबरनामा में अब किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, आप एक एक करके पॉइंट वाइज बनाते चलोगे और मैं बोलते चलता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखूँगा। तो लिखिएगा तुजुक ए बाबरी लेखक का नाम। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर है। जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर, क्योंकि कई बार ये लोग ऑप्शन में दे देते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि ये सवाल पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी।
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पॉइंट लिखिएगा पहला नंबर, यह बाबर की आत्मकथा है। यह क्या है? यह बाबर का ऑटोबायोग्राफी है और इसे तुर्की चगताई भाषा में लिखा गया है। किसमें? चगताई भाषा में। यह बाबर की आत्मकथा है, इसे तुर्की चगताई भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस किताब का फारसी अनुवाद, इस किताब का फारसी अनुवाद शेख जैनुल उद्दीन ख्वाजा ने किया। किसने किया? मैं लिख दे रहा हूं, शेख जैनुल उद्दीन ख्वाजा। क्या किया इन्होंने? इसका फारसी में ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, फारसी में ट्रांसलेशन किया है। ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है हाल ही में बुकर प्राइज मिला है, रेत समाधि एक बुक है, किसकी? गीतांजलि श्री की। तो उसका अनुवाद फ्रेंच में किसी और ने किया, अंग्रेजी में किसी और ने किया है। तो अनुवादक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप यह बताना कि जो बुकर प्राइज मिला है उसको फ्रेंच में किसने कन्वर्ट किया था गीतांजलि श्री के बुक को, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस किताब में, किस किताब में? इस किताब में खानवा तक की लड़ाई यानी 1527 तक के बारे में इसमें चर्चा की गई है। क्योंकि 1526 में पानीपत की लड़ाई हो रही है, 1527 में खानवा की लड़ाई हो रही है। तो 1527 तक के बारे में इस किताब में चर्चा की गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अकबर के आदेश के अनुसार, अकबर के आदेशानुसार अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम खान खाना। ठीक है, खाने खाना कहते हैं हम लोग। खाने खाना का क्या मतलब होता है? खान का मतलब हेड, ठीक है, चीफ। ए का मतलब उर्दू में का होता है और खाना का मतलब यहाँ पर अंपायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंपायर। ठीक, इसका क्या मतलब होगा? राज्य का प्रधान या साम्राज्य का प्रधान। तो राज्य का प्रधान करिएगा, साम्राज्य का प्रधान तो अकबर हैं ही। ठीक, तो अकबर के आदेशानुसार अब्दुर रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद 1589-90 में, किसका? तुजुक ए बाबरी का 1589-90 में फारसी भाषा में किया। तो एक तो शेख जैनुलुद्दीन ख्वाजा ने किया ही था फारसी में, दूसरा अकबर जब आया तो अकबर ने भी ऑर्डर दिया कि अरे मेरे परदादा एक बुक लिखे थे, उनका हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो फारसी में लिखो, तभी तो फारसी मुझे समझ में आता, बाकी तो समझ में आता नहीं। आपको पता ही नहीं कि अकबर अनपढ़ था। तो फारसी में ट्रांसलेशन करवाया किससे? अब्दुर रहीम खाने खाना से। ठीक, आगे लिखिएगा, 1836 ईस्वी में, 1836, ठीक है, कितना? 1836 में श्रीमती A.S. बेब्रिज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1836, A.S. बेब्रिज, A.S. बेब्रिज ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। आप लिखते चलिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिर्जा नसीर उद्दीन हैदर ने इसका अनुवाद उर्दू में किया। ठीक है, 1924 में। कौन भाषा में? उर्दू में। किसने किया? मिर्जा नसीर उद्दीन हैदर। अंग्रेजी में किसने किया? बेब्रिज ने। कब किया? 1836 में। आगे लिखिएगा, इस पुस्तक में 1504 से लेकर 1529 तक के हालात का वर्णन किया गया है। किसमें? तुजुक ए बाबरी में 1504 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक के जो सिचुएशंस रहे हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। 1504 में बाबर अपनी ज़िंदगी की पहली लड़ाई लड़ता है, शायद नहीं, पहली बार जीतता है। 1501 से शायद इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि बाबर किस तरीके से पहले समरकंद में और फरगना में लड़ाई किए, उसके बाद फिर इंडिया वो कैसे पहुँचे, क्या परिस्थितियाँ रही, किन परिस्थितियों ने मजबूर किया या फिर वो शौक से आए थे, कैसे आए थे, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही लिखिए। आगे इसमें पॉइंट लिखिएगा कि बाबर ने हिंदुस्तान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।
एक लाइन में लिखना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, उसमें हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, लिखिएगा बाबरनामा में बाबर ने भारत की राजनीतिक दशा, पॉलिटिकल कंडीशन, नेचुरल जो सिनेरियो है, प्राकृतिक दृश्य, आबो हवा का मतलब, आबो हवा दो शब्दों से बना है, आब प्लस हवा। आब का मतलब क्या होता है? जल, और हवा तो समझ में आ ही रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है जलवायु, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो भारत के क्लाइमेट के बारे में भी लिखा है, भारत के क्रॉप्स के बारे में, भारत के फल के बारे में, फूल के बारे में, उसके अलावा भारत में किस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है, उसके बारे में भी बाबरनामा में बाबर ने चर्चा की है। आगे लिखिएगा, बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है। बाबर लिखता है कि, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाके को देखते हुए, हमारे इलाके मतलब ये लोग तो अरब से आए हैं, जहाँ पे खेत वेत उपज नहीं रहा है, वहाँ पे तो लोग मार कर ही खा रहे हैं एक दूसरे को, जानवर ही खा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे तो उनको तो विचित्र लगेगा ना। यहाँ पे फल फ्रूट, इतने डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप का फ्रूट मिल रहा है, क्योंकि खाया तो नहीं कभी वहाँ पे, अरब कंट्रीज़ में तो हो नहीं रहे थे, अरबियन कंट्रीज़ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस दौर का अरब। ठीक है, तो लिखिएगा, बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाके को देखते हुए इसके पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, कस्बे, खेत, जानवर, पौधे, लोग, उनकी भाषाएं, वर्षा और हवा सब के सब अलग हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया के लोग भी अलग रहेंगे, क्लाइमेट भी अलग रहेगा, हर तरीके से, चूँकि जिस प्रदेश से बाबर चल कर के आ रहा है और इंडिया में जब आएगा तो उसे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगे ही। तो बाबर यदि इस तरीके का बात कर रहा है तो इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है। आप भी बाबर की जगह रहते तो शायद ऐसा ही कहते। आगे लिखिएगा, बाबर हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से ज़्यादा प्रभावित हुआ। बाबर हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए बाबर ने लिखा है कि यहाँ की सबसे खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वही तो हमारे लिए सोना चांदी है, किसी के लिए भी वही सोना चांदी है। आगे लिखिएगा, बाबर ने यहाँ के समाज के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं। ठीक है, बाबर ने क्या कहा कि यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक व्यवहार से अपरिचित हैं, कला तथा दस्तकारी यहाँ पिछड़ी हुई अवस्था में है। ये सारी चीज़ें बाबर ने कही है, लेकिन यह बात कितनी सच है यह हम और आप जानते हैं। हमारे यहाँ से तो आज मिस वर्ल्ड भी लोग निकल रहे हैं, मिस यूनिवर्स भी निकल रहे हैं। तो बाबर यदि इस दौर में होता अभी तो शायद सुसाइड कर लेता, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे कह सकते हैं खूबसूरत नहीं हैं। लेकिन यह अलग बात है कि समाज ने खूबसूरती का जो पैमाना तय किया है, उस खूबसूरती के पैमाने में बहुत सारे लोग, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में लोग खूबसूरत हैं, लेकिन असल में वो खूबसूरत नहीं है। क्योंकि समाज जिसको खूबसूरत कहता, जिसमें हम लोग रंग से, उसके हाइट से, उसके जो मतलब नाक की चौड़ाई से, लंबाई से हम लोग तय करते हैं कि यह इंसान हैंडसम है या यह लड़की खूबसूरत है। ठीक है, लेकिन चूंकि बाबर ने ऐसा कहा है तो बाबर यदि आज के दौर में होता तो शायद बाबर को अच्छा जवाब मिल गया होता। आगे लिखिएगा कि बाबर की यह मानसिकता यहाँ के पिछड़े वर्ग को, लोगों को देखने के बाद पैदा हुई। चूँकि बाबर लॉन्च ही हुआ और बाबर ऐसा जगह चला गया जहाँ पे न ठीक से एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ के लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो जहाँ पे लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझेंगे तो वहाँ के लोगों का इकोनॉमी ख़राब होना ही है। तो इकोनॉमी ख़राब होगा तो न्यूट्रिशन भी तो नहीं मिलेगा ढंग से। जैसे मान लो कि हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता, हम अच्छा खाना नहीं खाते। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो फिर त्वचा पे ग्लो कहाँ से आएगा।
तो उसी तरीके से जो लोग कुपोषण का शिकार हैं, अब बाबर उसी एरिया में पहले ही लॉन्च हो गया, तो उनको देख करके पूरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को या पूरे भारतीय समाज के लोग को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी पूरे भारत पे बाबर ने तो घुमा नहीं, दक्षिण भारत के लोग अलग तरीके के हैं, उत्तर भारत के लोग अलग तरीके के हैं, पूर्वी भारत के लोग अलग तरीके के हैं, पश्चिमी भारत के लोग अलग तरीके के हैं, सबके रंग रूप में भी अंतर है। बाबर कहीं ना कहीं एक कोने में चला गया होगा और उस कोने से देख करके ही इस तरीके का जो है ओपिनियन तैयार कर लिया, वो उसको जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते, या बाबर की पिछड़ी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है। आगे लिखिएगा, आगे चल करके बाबर के ही जनरेशन में आगे जो लोग आए उनका नाम है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने बाबर की बात का खंडन किया और बताया कि नहीं, भारत तो इतनी खूबसूरत कंट्री है और भारत के लोग भी कितने खूबसूरत हैं। तो बाबर को काउंटर करने के लिए अमीर खुसरो ही काफ़ी हैं, आपको अपना रोआ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप गुस्सा मत हो, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें थी तुजुक ए बाबरी में मेंशन, ठीक है। बाबर नामा के बारे में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग दूसरे किताब की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा किताब का नाम लिखिएगा हबीब उस सियार। हबीब उस सियार। सियार क्या मतलब, जो बिहार के हैं वो जानते होंगे सियार कौन, वो वाला सियार नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिएगा हबीब उस सियार के लेखक का नाम खोंद मीर है। क्या नाम है? खोंद मीर। खोंद मीर। तो इस किताब में क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। इस किताब की रचना 1521 में शुरू किया गया था और 1529-30 में इसे समाप्त किया गया। तो 1521 में लेखक लिखने के लिए बैठ गए चौकी पर और 1529-30 में इसको लिखकर ख़त्म कर दिए। तो 1529-30 खत्म करने का मतलब यह बाबर के पीरियड तक का जिक्र करेंगे, क्योंकि 30 तक तो बाबर ही रहेंगे ना, उसके बाद ही कोई लॉन्च होंगे। तो यह सारी पुस्तकें जो हैं बाबर के शासनकाल के दौरान इतिहास के जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। लिखिएगा, इस किताब में पूरे दुनिया का एक जनरल हिस्ट्री के तौर पे चर्चा की गई है, ठीक। एक जनरल हिस्ट्री के तौर पे चर्चा की गई है। इसमें एक भूमिका है और 3 पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब सभी बुक में एक ही भूमिका होता है, तो एक भूमिका है इस बुक में और इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? इस बुक के 3 पार्ट हैं। और लिखिएगा, इसके आखिर में इख्तिताम, आखिर में, तो ऑब्वियस सी बात है आखिर में क्या होता है, तो आप पीएचडी कर रहे हो या जब आप करोगे तो आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग, या थीसिस में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी, लेकिन कंक्लूजन भी मेंशन होता है। तो सामान्य तौर पे आखिर में क्या होता है? इख्तिताम। तो लिखिएगा कि इसका आखिरी चैप्टर इख्तिताम है। इख्तिताम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंक्लूजन। कोई दिक्कत? हिंदी में क्या कहते हैं? निष्कर्ष। यहाँ तक क्लियर है? ये दूसरा बुक था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है। अब हम लोग तीसरे किताब की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी किताब के बारे में आप लिखिएगा तारिख ए रशीदी। तारिख ए रशीदी। इसके लेखक का नाम लिखिएगा मिर्जा हैदर दोगलत। क्या लिखिएगा? मिर्जा हैदर दोगलत, ठीक है। मिर्जा हैदर दोगलत, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। लिखिएगा, यह रचना मुगलों तथा मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास जानने के लिए अति आवश्यक है। तो यह किसके लिए मैंडेटरी है? मुगल काल का इतिहास जानने के लिए, और मुगल काल के साथ साथ कहाँ के लिए? मिडिल एशिया यहाँ का इतिहास जानने के लिए यह बुक आपको बहुत ही मददगार होगा, ठीक है। आगे लिखिएगा, मिर्जा हैदर दोगलत बाबर का मौसेरा भाई था। तो मौसी का लड़का क्या लिख रहा है? अपने दूसरे मौसी के लड़का का इतिहास लिख रहा है। लिखिएगा, इस ग्रंथ में
मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, मध्य एशिया, मिडिल एशिया की राजनीति पर विशेष तौर पे प्रकाश डाला गया है। ठीक, तो मिडिल एशिया के बारे में विशेष तौर पे इस बुक में जानकारी दी गई है। आगे लिखिएगा, इस किताब में बाबर एवं उसके एंसेस्टर्स, बाबर के साथ साथ उसके जो पूर्वज रहे हैं उससे संबंधित घटनाओं का भी वर्णन बड़े दिलचस्प तरीके से मिर्जा हैदर दुगलत ने किया है। तो मौसेरा भाई है तो आसपास में घटनाओं को घटते हुए देखा होगा, तो उसको दिलचस्प तरीके से बयान करता है। ठीक, जैसे मूवी में किया जाता है, घटना वही रहता है लेकिन कितना मतलब इंटरेस्टिंग बना करके पेश किया जाता है। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि इस किताब में हुमायूं की युद्ध कौशलता पर भी बल दिया गया है। ठीक, अब इससे एक चीज़ यह भी पता चला कि यह बुक जो है न केवल बाबर तक कवर करता है बल्कि बाबर से आगे भी बढ़ता है और यह हुमायूं तक कवर करता है। तो हुमायूं का जो युद्ध कौशल था, मतलब उसके अंदर युद्ध को लेकर के किस तरीके से कौशलता थी, क्या क्या स्किल था, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये अलग बात है कि स्किल हुमायूं ज़्यादा दिखला नहीं पाए इंडिया में, शेर शाह सूरी ने स्किल दिखलाने नहीं दिया, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि अंत तक हुमायूं भारत लौटकर आ ही गया। यदि हुमायूं लौटकर नहीं आता तो शायद हम लोग आज मेडिएवल इंडिया में मुगल पार्ट पढ़ ही नहीं रहे होते, बाबर को भी वहीं समेट दिया गया होता। यस और नो? तो उनके पास भी, हुमायूं के पास भी कहीं ना कहीं टैलेंट रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी घायल शेर जो होता है वो नॉर्मल शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे लिखिएगा, अगला किताब का नाम लिखिएगा कानून ए हुमायूनी। कानून हुमायूनी नाम से स्पष्ट है कि हुमायूं के लिए ही रहा होगा। यू शायद इधर से होना चाहिए। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब का लेखक वही व्यक्ति है जो कुछ देर पहले एक बुक लिखा था, क्या नाम था उसका? खोंद मीर। खोंद मीर, क्लियर है? ठीक है, तो इसको इसमें लिखिएगा कि मार्च 1533 में, मार्च 1533 में यह लिखना स्टार्ट किया और कहाँ कब जाकर लिख दिया? मई 1534 में। मार्च 1533 में लिखना शुरू किया और मई 1534 में इसने लिख कर इस किताब को सौंप दिया कि भैया किताब मैंने लिख दिया। किसको सौंप दिया? हुमायूं को। आगे लिखिएगा, इस लेखक ने, या लिखिएगा इस बुक में, या यह लिखिएगा खोंद मीर ने हुमायूं के सिद्धांत, उसके शासन संबंधी अनुभव, यानी हुमायूं का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके गवर्नेंस को लेकर, उसके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसके अलावा हुमायूं का जो कोर्ट था, दरबार था, उसमें किस तरीके के कस्टम्स को फॉलो किया जाता था, और उसके साथ साथ उस समय का जो कॉन्टेम्प्ररी सोशल कंडीशन है उसके बारे में भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो किसी भी बुक को जब पढ़ें तो उसमें 2-3 बात याद रखें। पहला, उसके लेखक कौन है, और दूसरा, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमने हिस्टोरियोग्राफी में आपको पढ़ाया था कि आप किसी भी हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ो तब आप 2-3 चीज़ जरूर पढ़ो कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं, और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट राइटर्स या फिर पोएट्स या फिर हिस्टोरियंस कौन कौन हुए हैं। पोएट्स नहीं, हिस्ट्री में पोएट्स कहाँ से आएंगे? हिस्ट्री में हिस्टोरियंस आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे इसमें और लिखिएगा अगला पॉइंट, इस लेखक ने, किसने? खोंद मीर ने, इस लेखक ने हुमायूं की भयंकर चापलूसी की है। अब ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि हमने भी लिखा था। तो लिखिएगा, इस लेखक ने हुमायूं की चापलूसी की है या फिर हुमायूं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि इस लेखक ने इस किताब में हुमायूं को सिकंदर ए आज़म और खुदा का साया, ठीक है, क्या क्या उपाधि दिया है? सिकंदर ए आज़म और खुदा का साया। खुदा का साया मतलब शैडो ऑफ गॉड। ये इन्होंने उपलब्धि दिया, मतलब उपाधि दिया। किसको? हुमायूं को।
तो लोगों ने कहा यार ये तो कितना बड़ा चापलूसी है, हुमायूं तो इतना कुछ किया भी नहीं भारत में, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि। इसके साथ साथ उन्होंने एक और उपलब्धि दिया, इंसान ए कामिल कहा, इंसान ए कामिल कहा। तो ये सारी उपाधियां दी गई हैं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, अगले किताब की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और फैन चला नहीं सकते, नहीं तो फिर आवाज़ में दिक्कत हो जाएंगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले किताब की तरफ। अगला बुक लिखिएगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा बहुत फेमस बुक है, आपको पता होगा किसने लिखा है। हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन। क्या खूबसूरत नाम है, गुलबदन बेगम। वाह, गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं की बहन थी, बहन भी भाई के लिए, मतलब अब तो केवल राखी बांधती है, उस समय पुस्तक भी लिखा जा रहा था। लिखिएगा, इस पुस्तक में यह मेंशन किया गया है कि हुमायूं का जन्म 1523 के करीब हुआ था। तो करीब क्या हुआ था, जन्म भी करीब होता है क्या? लेकिन इसमें करीब करके लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है। ठीक, तो लिखिएगा इसमें मेंशन है कि हुमायूं का जन्म 1523 के आसपास हुआ था। और 1523 के आसपास नहीं, सॉरी, इस पॉइंट को काट दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि गुलबदन बेगम का जन्म 1523 के आसपास हुआ था, 1523 एडी के आसपास। और यह कहा जाता है कि यह किसका, पिताजी का भी जमाना देखी थी, बाबर का भी जमाना। तब इसमें पता ही नहीं चल पाता, बाबर ने चूंकि एक शादी की नहीं थी, तो ये अपना वाला सगा वाला भाई था कि कौन वाला भाई था, लेकिन भाई था। ठीक, तो कहा जाता है कि इसने बाबर का भी जमाना देखा था। वो बाबर तो बहुत बूढ़ा नहीं रहा होगा, पापा ही रहे होंगे ना, अब्बा रहे होंगे। आगे लिखिएगा, उस समय बाबर की जब मृत्यु हुई तब यह 8 साल की थी। तो उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि बाबर चूंकि 1530 में मरा है और उस समय यह 8 साल की है, तो 1522 या 23 ऐसा करके इसको माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हुमायूं नामा 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक, कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यह आपको याद रखना है। पहला भाग जो है, पहला भाग में बाबर का इतिहास लिखा गया है, बाबर से रिलेटेड। अब चूंकि हुमायूं की बहन है तो क्या अब्बा जान से ज़्यादा प्यारा भाई हो जाएगा क्या? नहीं ना, तो अब्बा जान के बारे में भी तो लिखेगी ना। तो पहला भाग में अब्बा जान के बारे में है, यानी बाबर से रिलेटेड। और दूसरा भाग में क्या है, हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं के सिचुएशंस किस तरीके से रहे, भारत में किस तरीके से आया, भारत के लोगों ने किस तरीके से भगाया, शेर शाह सूरी ने मार करके इतना मार मारा, फिर भाग गया, फिर लौटा। लेकिन ये मानना पड़ेगा, इसके लिए मैं हुमायूं का बहुत तारीफ करता हूँ। आगे लिखिएगा, इस बुक में यह भी मेंशन है कि हुमायूं के जीवन, उसकी लड़ाइयाँ, उसके संकट किस तरीके से हुमायूं को उभरने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी हुमायूं ने उन तमाम सारे चीज़ों से लड़ते हुए आखिरकार भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। यस और नो, करवाया। अगला पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक रीति रिवाजों, यानी कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसके साथ साथ उस समय के सोशल कस्टम्स क्या क्या रहे हैं, उस समय का जो शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, अभी जो लगन का समय चल रहा है, तो शादी ब्याह, उस समय के जो रस्मों रिवाज को फॉलो किया जा रहा था, और जो उस समय मुग़ल काल में एक बहुत खतरनाक सिस्टम था, हरम सिस्टम। और कभी कभी बहुत खूबसूरत भी लगता है, लेकिन बड़ा खतरनाक था। इस तरीके से एक आदमी इतनी सारी महिलाओं के साथ रहा करता था। तो लिखिएगा कि मुग़ल हरम का जो रीति रिवाज था उसके बारे में भी चर्चा बड़े विस्तृत अंदाज में किया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, इसमें अगला जो बुक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और चूंकि वीडियो 40 मिनट का हो चुका है तो हम लोग 45 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो एक किताब इसमें और कर लेते हैं हम लोग, तज़किरात उल बाकियात। तज़किरात उल बाकियात, लेखक का नाम लिखिएगा जौहर, करण जौहर नहीं, जौहर आफ्ताबची।
जौहर आफ्ताबची। इसमें लिखिएगा यह जो लेखक है यह खादिम है। खादिम का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर। तो किसका नौकर है भाई? तो हुमायूं का बहुत पुराना नौकर है। मतलब बहुत पुराना नौकर, ऐसे कहते हैं ना कि बड़े लोगों की पहचान इससे की जाती है कि उसके दोस्त और नौकर कितने पुराने हैं। तो हुमायूं का बहुत पुराना नौकर था। नौकर भी किताब लिख रहा है, सोचो। और नाम क्या है? तज़किरातुल बाक़ियात। तो नौकर टैलेंटेड रहा होगा हुमायूं का, तभी तो। लिखिएगा। और ये भी लिखा हुआ है कि अच्छा और बुरा दोनों समय में यह हुमायूं के साथ रहता था। ठीक है, लिखिएगा यह किताब अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। यह किताब अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। उन्होंने इस किताब में, किसने? जौहर आफ्ताबची ने। उन्होंने इस किताब में केवल उन घटनाओं का जिक्र किया है जिसका संबंध सीधा हुमायूं से है। अब अकबर ने आदेश भले दे दिया इसको कि अरे लिखो, लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि अकबर के बारे में लिखा। चूंकि हुमायूं का पुराना नौकर है ना, हुमायूं का ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आया या आंखों से देखा होगा, उसका लंगोटिया यार टाइप से रहा होगा, तो लिख दिया। तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसका डायरेक्ट जो संबंध है वह हुमायूं से है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा लेखक ने यह किताब हुमायूं के मौत के 30 साल बाद लिखी गई। ठीक, यह हुमायूं के मौत के 30 साल बाद। तो नौकर कहीं ना कहीं जवान होगा फिर, क्योंकि लंगोटिया यार रहेगा, तो फिर ऐसे कैसे? लेकिन जी भी सकता है, क्योंकि हुमायूं जो है कोई बीमारी से नहीं मर रहा है, वो तो लाइब्रेरी से गिरकर मर गया था ना। इसका मतलब हुमायूं बहुत पढ़ता होगा, लाइब्रेरी से गिरकर कैसे मर गया? पर यह भी तो हो सकता है कि संयोग से उसी दिन लाइब्रेरी गया हो और उसी दिन गिर करके मर गया हो हार्ट अटैक से। नहीं, लेखक ने यह किताब हुमायूं के मौत के 30 साल बाद लिखी गई, इसीलिए सारी बातें याददाश्त पर आधारित हैं। अब 30 साल बाद, जैसे मान लो कि आप हमसे भी पढ़ रहे हो, ठीक, भले टीचर अपना मानो या ना मानो, लेकिन पढ़ रहे हो, तो 30 साल बाद मान लो आप जिंदा रहे और आप हमारे ऊपर कोई किताब लिखे, ऐसा होने वाला है नहीं, लेकिन मान लो आपने लिखा, तो क्या उस समय जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो सिर्फ मेमोरीज के आधार पर ही होंगी ना? हाँ, तो ये सारी किताबें जो हैं, सारी किताबें कह रहा हूँ, यह जो किताब है वह जौहर आफ्ताबची का क्या मेमोरी रहा है हुमायूं के साथ, उन यादों को सहेज कर एक लंबे समय तक रखा और बाद में उन यादों को एक किताब के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में लिख कर पूरे दुनिया के सामने पेश किया। क्या ज़रूरत थी पेश करने की? पेश नहीं करता तो आज हम लोग पढ़ते भी नहीं। क्या ज़रूरत था? तुम दोनों की मेमोरीज थी, अपने आप समझ लेते। ठीक है, इसीलिए जब मेमोरीज के आधार पर लिखा जाएगा, तो चूंकि मेमोरीज के आधार पर लिखा जाएगा तो उसमें घटना सही हो सकता है कि अरे पता है वो मुझे एक तमाचा मारा था, या मुझे एक तमाचा मारी थी, या मुझसे लड़ गई थी, या मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सब कुछ हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कि 29 अगस्त को छोड़कर गई थी या 1931 में गई थी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। मेमोरीज में यह प्रॉब्लम आ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉब्लम आता है इस तरीके का। ठीक है, इसलिए हिस्ट्री के बारे में कहा भी जाता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात पढ़े तो दिन सफ़ा, है ना। तो इस किताब में जो है तारीख को लेकर बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं। यह पॉइंट को बोलने के लिए मैंने उस तरीके का माहौल बनाया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रोकते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह लंबा है, एक लेक्चर में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ का, आपके जो मित्र हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके फैकल्टीज़ हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं ऐसे जिनका अभी तक नेट नहीं निकला। तो वो लोग यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज का ही कोई तैयारी कर रहा है आपका साथी, तो वो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इस वीडियो को देख सकता है, उसको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।